दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रह गया है, बल्कि यह अब पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। अमेरिका, यूरोप, नाटो, रूस और अब भारत सभी इस खेल का हिस्सा हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह इतना लंबा चलेगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित करेगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि हर बड़ा फैसला, हर बयान और हर कूटनीतिक चाल इस युद्ध से जुड़ी दिखाई देती है। इसी पृष्ठभूमि में नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूत्ते का बयान आया, जिसने माहौल और भी गर्मा दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर अब भी चर्चा नहीं है, बल्कि असली मुद्दा सुरक्षा गारंटी का है। यानी अब सीधे सदस्यता की बात नहीं, बल्कि ऐसा इंतजाम कि अगर रूस ने फिर हमला किया तो नाटो देश किसी न किसी रूप में साथ खड़े दिखें। यह बयान पश्चिमी देशों की पुरानी सोच से बिल्कुल अलग था। अब तक यही कहा जाता था कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता तय है, बस समय की बात है। लेकिन अचानक रूत्ते ने सदस्यता को किनारे रखकर गारंटी की बात की। यह सुनकर कई विशेषज्ञों ने कहा कि नाटो अब पूरी तरह युद्ध में उतरने से डर रहा है। आर्टिकल 5 को समझना बेहद जरूरी है। यह नाटो का वह प्रावधान है जिसमें साफ लिखा है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। यानी अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और यूक्रेन सदस्य होता तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन समेत सभी नाटो देशों को सीधे युद्ध में कूदना पड़ता। यही सबसे बड़ा जोखिम है जिसे पश्चिम टालना चाहता है। यूरोप पहले से ही रूस की गैस और तेल पर निर्भर रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था हिल गई। गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं, महंगाई ने जनता को परेशान कर दिया और उद्योग ठप होने लगे। ऐसे में यूरोपीय देश खुद को सीधे रूस के खिलाफ खड़ा करने का जोखिम नहीं लेना चाहते। इसलिए गारंटी जैसी चाल चली जा रही है ताकि यूक्रेन को भरोसा भी मिले और युद्ध का खतरा भी सीमित रहे। लेकिन दोस्तों, यहां आता है भारत का नाम। रूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त। सोवियत संघ के समय से लेकर आज तक भारत और रूस के रिश्ते बेहद गहरे रहे हैं। रक्षा सौदे हों या ऊर्जा का व्यापार, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। यही कारण है कि पुतिन को पूरा भरोसा है कि भारत उसकी पीठ पर खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं और चाहते हैं कि भारत का नाम पूरी दुनिया में और ऊंचा हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद, जय भारत। जब पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तब भारत ने खुलकर रूसी तेल खरीदना जारी रखा। नतीजा यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और महंगाई काबू में रही, जबकि यूरोप और अमेरिका महंगाई और मंदी से जूझते रहे। यहां पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी परेशानी यही है। वे एक तरफ भारत से नाराज हैं कि वह रूस का साथ दे रहा है, दूसरी तरफ उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि वही शांति की राह खोलेगा। यह विरोधाभास हर मीटिंग, हर बयान और हर मीडिया रिपोर्ट में झलकता है। ट्रंप का हालिया कदम इसका उदाहरण है। उन्होंने अलास्का में पुतिन से मुलाकात की और फिर तुरंत जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बैठक की। बाहर दुनिया को कहा गया कि सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन असली चर्चा के दौरान भारत का नाम बार बार आया। सवाल यही था, क्या भारत रूस और यूक्रेन को सीधी बातचीत की टेबल पर ला सकता है? भारत की विदेश नीति की यही खूबी है, वह किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल नहीं होता। रूस से तेल लेता है तो अमेरिका से रक्षा तकनीक भी लेता है। रूस का समर्थन करता है, लेकिन शांति की अपील भी करता है। यही संतुलन भारत को वैश्विक राजनीति में सबसे अलग बनाता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, पश्चिमी देशों के लिए यह स्थिति कितनी असहज होगी। वे चाहते हैं कि भारत उनके साथ खड़ा हो, लेकिन भारत खुलेआम अपने हितों को प्राथमिकता देता है। यही स्वतंत्र नीति उनकी बेचैनी का कारण है। रूत्ते का बयान इसी बेचैनी का संकेत है। एक तरफ वह रूस को डराना चाहते हैं कि अगर यूक्रेन पर हमला किया तो नाटो खामोश नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ वे खुद को बचाना भी चाहते हैं ताकि युद्ध में पूरी तरह कूदने की नौबत ना आए। लेकिन पुतिन जानते हैं कि नाटो सिर्फ धमकी दे रहा है। असली ताकत तो इस बात में है कि भारत उसके साथ है।
यूरोपीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जब व्हाइट हाउस में सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हो रही थी, तब कई बार भारत का नाम लिया गया। कहा गया कि अगर भारत रूस पर दबाव नहीं बनाएगा तो पुतिन क्यों पीछे हटेंगे, और अगर भारत शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनता है तो रूस बातचीत को गंभीरता से क्यों न लेगा। यानी दोस्तों, भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर भी है। अगर चाहे तो खुद को उस ताकत के रूप में पेश कर सकता है जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग को शांत कराए। लेकिन भारत ने अब तक हमेशा यही कहा है कि उसकी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी दबाव में आकर वह फैसले नहीं लेगा। यही बात भारत की छवि को और मजबूत बनाती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या नाटो सचमुच यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देगा? अगर ऐसा होता है तो रूस की प्रतिक्रिया कितनी कड़ी होगी, और क्या भारत इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक भूमिका निभाएगा? इतना साफ है कि यह जंग अब सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं रही। यह अब अमेरिका, यूरोप, नाटो और भारत सभी की रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। भारत की बढ़ती ताकत पश्चिम को बेचैन कर रही है। वे जानते हैं कि बिना भारत के कोई समाधान संभव नहीं। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसने हर मौके पर अपने हितों को प्राथमिकता दी है। पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस से तेल लिया, जनता को राहत दी, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। सबसे पहले एक सवाल उठता है, नाटो का असली मकसद क्या है? क्या वह वाकई यूक्रेन की रक्षा करना चाहता है, या फिर यह सब रूस को घेरने की रणनीति है? अगर ध्यान से देखें तो नाटो कभी भी यूक्रेन को पूरी तरह सदस्य बनाने से बचता रहा है। वजह साफ है, जैसे ही यूक्रेन सदस्य बनेगा, नाटो को युद्ध में कूदना ही पड़ेगा, और यह जोखिम अमेरिका और यूरोप लेना नहीं चाहते। रूत्ते का बयान इसी नीति की पुष्टि करता है। सदस्यता की बात को टालकर गारंटी का नया फॉर्मूला सामने रखा गया। ये एक तरह से दोहरा खेल है। एक तरफ रूस को डराना कि नाटो खड़ा है, दूसरी तरफ खुद को बचाना ताकि तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति न बने। लेकिन रूस भी मूर्ख नहीं है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता या उससे जुड़ी कोई भी गारंटी उनके लिए रेड लाइन है। अगर पश्चिम ने इसे पार किया तो रूस इसे सीधी दखलंदाजी मानेगा। और दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां पूरी दुनिया की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि अगर रूस और नाटो आमने सामने आए तो हालात कितने खतरनाक होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। यहीं से भारत का रोल और अहम हो जाता है। भारत को रूस पर भरोसा है और पश्चिम को उम्मीद है, यानी दोनों खेमों में भारत का नाम गूंज रहा है। पश्चिमी देशों को लगता है कि अगर भारत दबाव बनाए तो रूस पीछे हट सकता है। वहीं रूस मानता है कि भारत कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। यही संतुलन भारत को गेम चेंजर बनाता है। भारत की विदेश नीति की खूबसूरती यही है। वह नाटो का सदस्य नहीं है, न ही रूस का कठपुतली। भारत ने हमेशा अपने हितों को केंद्र में रखा। यही कारण है कि रूस से सस्ता तेल लेकर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला और जनता को राहत दी, जबकि यूरोप महंगाई और गैस संकट से जूझता रहा। अब पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी दुविधा यही है। वे जलते भी हैं कि भारत रूस से फायदा उठा रहा है, लेकिन उसी पर उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि वही कूटनीतिक संतुलन बनाएगा। यही विरोधाभास हर जगह दिखाई देता है। आपने देखा होगा, जेलेंस्की ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि भारत रूस पर दबाव बनाए, लेकिन भारत ने हर बार यही कहा कि वह शांति का पक्षधर है, किसी खेमे का हिस्सा नहीं बनेगा। यही रुख भारत को ताकतवर बनाता है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि भारत दबाव में नहीं आता। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर भारत चाहे तो इस स्थिति को अपने पक्ष में कितना बड़ा मोड़ दे सकता है। आज अगर भारत रूस और यूक्रेन के बीच शांति प्रक्रिया की पहल करे तो पूरी दुनिया उसकी सराहना करेगी, भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्वीकार करेगी। लेकिन भारत जानता है कि यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि पश्चिम चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, वहीं रूस चाहता है कि भारत उसका सबसे बड़ा समर्थन बना रहे। ऐसे में भारत के लिए सही संतुलन बनाना सबसे मुश्किल काम है। फिर भी यही संतुलन भारत की असली ताकत है। अमेरिका हो या यूरोप, सभी देश जानते हैं कि भारत को नजरअंदाज करके कोई समाधान नहीं निकल सकता। इसलिए हर बैठक, हर बयान और हर गारंटी के पीछे भारत की छाया दिखाई देती है। अब दोस्तों,
जरा भारत के लिए अवसरों को समझिए। आज जब यूरोप महंगाई से टूट रहा है और अमेरिका चुनावी संकट में उलझा है, वहीं भारत मजबूती से खड़ा है। उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसके पास ऊर्जा का भरोसेमंद स्रोत है और उसका वैश्विक कद लगातार ऊंचा हो रहा है। यही कारण है कि पश्चिमी देश भारत की आलोचना भी करते हैं और उसी से उम्मीद भी रखते हैं। रूस की तरफ से भी भारत को लेकर संदेश साफ है। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि भारत उसकी रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। रूस सस्ती ऊर्जा देगा और पश्चिम भारत को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। दुनिया चाहेगी कि भारत शांति की पहल करे। सवाल यह है कि क्या भारत को मध्यस्थ बनना चाहिए या सिर्फ अपने हितों तक सीमित रहना चाहिए? इतिहास गवाह है कि संतुलन की नीति ने हमेशा भारत को मजबूत बनाया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत को वैश्विक शांति दूत बनना चाहिए? अगर आप मानते हैं कि भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखनी चाहिए, तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत आज सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद है। जय हिंद।